अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, रीडर्स, गवाही लेखक एवं स्टेनोग्राफर के होने वाले नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा 2022 के हम लोग जीके सेक्शन को करने वाले हैं। इसके पहले सेट 1 इस पर आ चुका है, ये सेट नंबर 2 है। तो इसमें पूरा 22 सेटों की श्रृंखला है और इसके आगे भी हम लोग न्यू बुक से इसका सेट कराएंगे। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं और इस पर इंग्लिश का सेक्शन जो है ऑलरेडी वो चल रहा है, 11 सेक्शन तक 12 सेक्शन तक वो कंप्लीट हो चुका है, उसका लिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जाकर डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इस PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है इसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्ष 2003 ईस्वी में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम ये था क्या, ये क्या होता है। तो देश के राजकोषीय व्यवस्था के अनुशासन लाने के लिए सरकारी खर्च घाटे जैसे कारण को नज़र रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेह एक बजट प्रबंधन कानून जो कि वर्ष 2003 में तैयार किया गया था, जिसे जुलाई 2004 में प्रभाव में लाया गया था। केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कानून नए सिरा से समीक्षा करने, कार्यकुशलता का पता लगाने के लिए NK सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। NK सिंह, याद रखिएगा, नाम भी आप लोग याद रखिएगा। NK सिंह समिति के तहत ही इस गठन का नेतृत्व गठित किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि है इकोनॉमिक्स से है। दूसरा प्रश्न जो है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैच्यू, लिक्विडिटी और रेशियो होता है। स्टैच्यू, लिक्विडिटी, रेशियो होता है। SLR जो होता है, अर्थव्यवस्था में धन का संचार को अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत में अवस्थित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में नहीं है। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के खैबर दर्रा क्षेत्र में स्थित है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। वर्तमान अगस्त 2021 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो भारत में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दाची ग्राम आप लोगों को पता होगा, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो ये मेघालय राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ए, गुजरात राज्य में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने जब पद्मवी सीतारमैया को पराजित कर 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन
की अध्यक्षता निर्वाचित हुए थे तो 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। ये जो था 52वां, ये जो संविधान 1938वां जो हुआ था, ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन था। कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1938 में हरिपुरा में हुआ था, जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। सर टॉमस मुनरो जो थे रैयतवारी बंदोबस्त अब बात करें सर टॉमस मुनरो को, तो लागू किया था यह व्यवस्था, रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था जो है मद्रास, मुंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। अब अस्थाई बंदोबस्त की बात की जाए तो अस्थाई बंदोबस्त इस व्यवस्था को जागीरदारी या मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम यह बंगाल में लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त जो है सर्वप्रथम यह बंगाल में लागू किया गया था। मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में होल्ट मैकेजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था था उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत में, पंजाब में सर्वप्रथम लागू किया गया था। इतना चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु के द्वारा। 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था। इस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये महाकश्यप जी जो थे ये अध्यक्ष थे। बुद्ध के अध्यक्षता पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। अजातशत्रु की अगर बात किया जाए तो अजातशत्रु का जो उपनाम है कुनिक था। अजातशत्रु का जो उपनाम जो है कुनिक के नाम से भी यह प्रसिद्ध था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, पिंगली वकैया के द्वारा डिजाइन दिया गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? स्वतंत्र भारत में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1949 ईस्वी में। प्रथम बार जो है 1949 ईस्वी में मुद्रा अवमूल्यन किया गया था। 1946 में यह 1991 की मुद्रा अवमूल्यन किया गया है। अब मुद्रा अवमूल्यन है क्या, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। मुद्रा अवमूल्यन उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य की गिरावट भारत की नोट के निर्गम प्रणाली न्यून कोष प्रणाली दर पर आधारित होता है। आगे हम देखते हैं ज्योग्राफी से, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो युवा नदी के द्वारा होता है। भी आकार की घाटी जो होता है युवा नदी के द्वारा होता है। भी आकार की अगर बात की जाए तो नदी के द्वारा निर्मित घाटी अंग्रेजी के भी अक्षर के समान होती है। गार्ज जब नदी की घाटी गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। गार्ज किसे कहते हैं? जब नदी की घाटी गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। जबलपुर के पास नर्मदा नदी की घाटी गार्ज का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
पंचायतों को निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंचायत के लिए है 21 वर्ष है, जबकि लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में यह न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है और राज्यसभा में यह आयु जो है 30 वर्ष है। याद रखिएगा आप लोग, लोकसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो है यह आयु न्यूनतम 35 वर्ष निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? यह करंट अफेयर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मलेशिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुराई पोटू। याद रखिएगा, 68वां जो फिल्म पुरस्कार है उसको बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जो मिला है सुराई पोटू को मिला है, सुराई पोटू को। तो याद रखिएगा ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी हमने इस सेट में इंक्लूड है। निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने को अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने को अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्फिस्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्फिस्केट। निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के रूप में कब्जे करने को ही कन्फिस्केट कहा जाता है। अब थोड़ा सा कैंसेट के बारे में जान लें। तो कैंसेट किसी निर्णय अथवा समझौते के पालन के लिए दी गई लिखित सहमति को कैंसेट कहा जाता है। कोई भी निर्णय अगर लिया गया या समझौता का पालन करने के लिए लिखित सहमति को कैंसेट कहा जाता है। कंसिडरेशन की बात की जाए तो वह कारण, कीमत अथवा प्रेरित करने वाली नैतिक शक्ति जो किसी व्यक्ति के समझौता करने पर मजबूर करती है उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। कन्वर्सन की बात की जाए तो कन्वर्सन किसी दूसरे का सामान अथवा निजी संपत्ति पर गलत ढंग से स्वामित्व प्राप्त करना कन्वर्सन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा कंप्लेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्लेंट कहलाता है। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है उसे कंप्लेंट कहा जाता है। यह कानूनी दस्तावेज मुकदमे से शुरू करता है उसे कंप्लेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को डैश कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आवर्तकाल कहते हैं। आप लोग पता ही होगा, आवृत्ति का ईसाई मात्रक हर्टेज होता है। बायोलॉजी से नेक्स्ट प्रश्न जो है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? कौन सा गुणसूत्र है जो पुरुषों में पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा वाई गुणसूत्र। एक्स जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं लड़कियों में पाया जाता है। एक्स गुणसूत्र, केवल एक्स गुणसूत्र जो होते हैं लड़कियों में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। और वाई गुणसूत्र जो होता है वो पुरुषों में पाया जाता है। इथेनॉल का सूत्र पूछा गया। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H5 और OH होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। आज के सेट का आखिरी सवाल जो है,
सघन माध्यम से प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तित को कहा जाता है। सघन माध्यम से प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा अपवर्तन सूचकांक कहा जाता है। इस तरह से आज का सेट इसके बाद इंग्लिश सेट इस पर आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सेट नंबर 13। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।